हेलो स्टूडेंट्स, मैं संकेत कश्यप। आज आप और मैं हम अपना एक पेंडिंग काम खत्म करेंगे। इससे पहले जो वीडियो है उसमें चैप्टर 3 की थ्योरी हमने की थी, जिसमें कि माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ तक हम कवर कर चुके थे। उसके न्यूमेरिकल हमें करने हैं, जैसे कि मैं बात आराम से समझ में आ सके, इसलिए मैंने इस वीडियो को स्पेशली न्यूमेरिकल्स के लिए ही डिज़ाइन किया है। तो हम जो अब तक के टॉपिक्स हैं लास्ट वीडियो के, उन टॉपिक्स की न्यूमेरिकल्स करते हैं, टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। इसके बाद में फिर हम रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पर बढ़ेंगे और चैप्टर को ख़त्म करेंगे। काम शुरू करते हैं। स्टूडेंट, चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के जिन टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ तक, तो वहाँ तक के कुछ मैंने फार्मूले यहाँ पर लिख लिए हैं और इन फार्मूले को हम स्टूडेंट्स का वेपन ही बोलते हैं। इनके बिना न्यूमेरिकल सॉल्व करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो इन फार्मूले में कुछ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू E, कैपिटल E टॉप ऑन M। कैपिटल E यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्मॉल e यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिशन टाइम है और m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। म्यू यहाँ पर मोबिलिटी है विच इज़ इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल्स टू है NeAVD। n यहाँ पर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर या वायर, VD यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। इसके बाद में ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू रेजिस्टेंस। इसके बाद में रेजिस्टेंस ऑफ वायर या कंडक्टर का फॉर्मूला है M अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ L अपॉन ए। ये M N E टॉ मैं पहले बता चुका हूँ, A भी बता चुका हूँ। L है कंडक्टर ऑफ लेंथ की कंडक्टर की लेंथ। कंडक्टर से मतलब वायर है, यहाँ पर वायर की लेंथ है कंडक्टर की लेंथ। J यहाँ पर करंट डेंसिटी है, इसका फॉर्मूला होता है करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। J यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है जो कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, क्योंकि यहाँ पर जो करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद में है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ E इक्वल्स टू J इंटू रो। J का एक और फॉर्मूला है जो कि सिग्मा इंटू E होता है। सिग्मा यहाँ पर कंडक्टिविटी कही जाती है, जो कि 1/रो के इक्वल है। तो हम अपने कुछ क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। ये क्वेश्चन लिया है मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, जिसमें कि बोला गया है कि कोई वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.0 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर है। उस वायर में 1.5 एम्पियर का करंट फ्लो किया जाता है और उस वायर में जो डेंसिटी ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो, यानी नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो स्मॉल n इक्वल्स टू 9 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब है। इस वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड में पता करनी है। सिंपल क्वेश्चन है। आप I इक्वल्स टू N इंटू E इंटू A इंटू VD से ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD की वैल्यू रख देंगे I अपॉन N E A और सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट ऑल वैल्यूज। और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ 1.04 मिली सेकेंड और 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। वो जो मिली सेकेंड बोला था वो मिलीमीटर पर सेकेंड था। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, इसको मैं एक बार रीड कर देता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने उठाया है। A potential difference of 6 volt is applied across a conductor of length 8 meter if the drift velocity of free electrons is 0.2 millimeter per second. Find the average relaxation time of the free electrons. Take the mass and charge of an electron as 9 × 10⁻31 किलोग्राम and 1.6 × 10⁻19 कूलम रेस्पेक्टिवली। कुल मिलाकर बात ये समझ में आती है कि एक सिंपल क्वेश्चन है जिसमें कि सभी वैल्यूज़ को दिया गया है, रिलैक्सेशन टाइम को इसमें पूछा गया है। अब आपको यहाँ पर जो कंटेंट आपको दे रखा है, सबसे पहला आपका काम यही होता है कि जो फॉर्मूले आपने पढ़ रखे हैं उन फॉर्मूले को आप अपने माइंड में रिकैप करें। इन जो भी आपको कंटेंट दिया गया है इसमें एक बात तो क्लियर हो रही है कि आपके पास एक बहुत ही ईजी फार्मूला है जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या था? स्मॉल ई कैपिटल ई रिलैक्सेशन टाइम अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से हम रिलैक्सेशन टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि
इधर इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं दे रखा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए V और L दे रखे हैं, तो इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, हम टॉ को फाइंड करते हैं। तो रिलेशन टाइम टॉ इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt इंटू एम अपॉन में स्मॉल e इंटू कैपिटल E। कैपिटल E को आप ब्रेक कर दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्मूले में, यानी कि V अपॉन L में। टॉ इक्वल टू हो जाएगा dt मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, स्मॉल e को ब्रेक कर दें, पोटेंशियल अपॉन लेंथ ऑफ वायर v अपॉन l। तो इस तरीके से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, v d m l अपॉन e इंटू v। आपको मैं एक सजेशन दूंगा, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आप उसे फॉर्मूले में ब्रेक करो, इससे फ़ायदा होता है। इससे आप कंपटीशन लेवल पर या फिर जो आपकी एग्ज़ाम हैं उनमें कभी कभी न्यूमेरिक वैल्यू ना देकर डेरिवेटिव वैल्यू दी जाती हैं, तो उन वैल्यूज़ को आप इस तरह से फाइंड करके निकाल सकते हैं। अब इसमें सारी वैल्यूज़ को पुट कर दें आप, सभी वैल्यूज़ आपके पास हैं। आपके पास है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको दी गई है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर आपके पास में है 8 मीटर इसको बोला गया है। इसके बाद में आपके पास में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 6 वोल्ट का लगाया गया है। इन सारी वैल्यूज़ को रखेंगे जब, तो आपका आंसर आएगा 1.5। मैं सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर रख नहीं रहा हूँ क्योंकि इससे जो है टाइम बहुत लग जाएगा। आप वैल्यूज़ को खुद रखेंगे, पुट ऑल वैल्यूज़ आफ्टर कैलकुलेशन 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 15 सेकेंड। ये वो टाइम है जो इलेक्ट्रॉन के 2 सक्सेसिव कॉलिजन में लगता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करते हैं स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को एक बार मैं रीड करता हूँ, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें बोल रहे हैं अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट इन कंडक्टर V अफेक्टेड व्हेन वोल्टेज इज डबल्ड एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर इज हाफ्ड। दोनों कंडीशन अप्लाई की जाए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डबल कर दें और लेंथ ऑफ कंडक्टर को हाफ कर दें, तो क्या होगा। तो यहाँ पर जो V डैश है उसे मैंने ट्वाइस भी लिख दिया, L डैश से L/2 लिख दिया है। इस तरीके से जो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश है वो V डैश अपॉन L डैश हो जाएगा। V डैश L डैश की वैल्यू लगाकर हमारे पास जो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पुराने इलेक्ट्रिक फील्ड का 4 टाइम्स हो जाएगा। इसी का फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें ये भी पूछा गया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सेकंड पॉइंट में पूछ रहे थे कि अगर ये चेंजेस किए जाते हैं, पोटेंशियल डबल, लेंथ ऑफ कंडक्टर हाफ कर दें, तो ड्रिफ्ट स्पीड पर कितना इफेक्ट पड़ेगा। तो ड्रिफ्ट स्पीड का जो फॉर्मूला है वो स्मॉल e कैपिटल E टॉ अपॉन m है। तो ड्रिफ्ट स्पीड यहाँ पर प्रोपोर्शनल हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के, अगर E टॉ m कांस्टेंट हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर V डैश और L डैश की वैल्यू आप यहाँ से उठाकर रखते हैं, तो कांस्टेंट की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दें, तो यहाँ पर आपका आंसर V d डैश इक्वल टू 4 VD आ जाएगा। इतना लंबा, यानी कि न्यू ड्रिफ्ट स्पीड जो है वो पुरानी ड्रिफ्ट स्पीड के 4 टाइम्स हो जाएगी। सिंपली आप देखें यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 4 गुना बढ़ जाता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी 4 गुना बढ़ जाएगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ एंड डेंसिटी ऑफ अ पीस ऑफ मेटल ऑफ एटॉमिक वेट 60 आर 10 की पावर, फिर से करो, इसे कट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ एंड डेंसिटी ऑफ अ पीस ऑफ मेटल ऑफ एटॉमिक वेट आर 60। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये दे रखा है, लेंथ ऑफ कंडक्टर ये दे रखी है, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर ये दे रखी है। हमसे पूछ रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब पूछा गया है। इसमें जो हमें अच्छी बात है वो ये दी गई है, इफ़ एवरी एटम कंट्रीब्यूट्स 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक एटम से 1 इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो पहले तो हम एन फाइंड करेंगे, उसके बाद में पूछ रहे हैं कि अगर करंट 16 एम्पियर के इस वायर में फ्लो करें तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगी। अब थोड़ा सा इससे मैं क्लियर कर देता हूँ ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये कोई वायर है आपके पास में, ठीक है, सपोज दैट ये वायर कॉपर का बना हुआ है, सपोज दैट, और इसकी एरिया ऑफ लेंथ दे रखी है। तो इस वायर में हमें ये पता करना है कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, और जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये तो टोटल वायर के हैं। अब ये वायर 1 मीटर क्यूब से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। हमें तो पर मीटर क्यूब के निकालने हैं। हमारे लिए अच्छी बात इसमें ये है
हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को फ्री करता है। अब हमारे पास में मास कितना है, मास हमारे पास है 5000 किलोग्राम, और पर मीटर क्यूब हमारे पास पहले ही ऑलरेडी आंसर में आधी चीज़ दे दी गई है पर मीटर क्यूब की। अब हमें क्या करना है, 5000 किलोग्राम में ये पता करना है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। उसके लिए हमें एक हिंट दी गई है, एटॉमिक वेट ऑफ दिस मेटल, जो भी कुछ है। तो आप लोग जानते होंगे एवोगैड्रो नंबर को, तो उसी से मैं इसे सॉल्व करता हूँ। मैं इसे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में सॉल्व नहीं करूँगा, इसे मैं फिजिक्स के तरीके से सॉल्व करूँगा जो नॉर्मल मेथड है। वैसे तो इसके कई सारे मेथड हैं ईजी टू ईजी, पर वो मेथड कुछ आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो अच्छा हमारे एडवांस स्टूडेंट होते हैं उनके लिए तो कारगर हैं, लेकिन हमारे जो एवरेज स्टूडेंट रहते हैं, ऐसे स्टूडेंट जिनके अंदर न्यूमेरिकल का फियर होता है, तो उनके लिए ये टेक्निक बहुत आसान रहती है। इसे स्टेप बाय स्टेप में सॉल्व करता हूँ। पार्ट फर्स्ट को आप लिखेंगे, वी नो दैट एवोगैड्रो नंबर एन इक्वल्स टू कितना होता है, इसे अप्रॉक्सीमेटली मैं 6 × 10⁻23 ले लेता हूँ। ठीक है, ये नंबर ऑफ एटम्स हैं पर ग्राम। एटॉमिक वेट कितना आपके पास में, अब यहीं से शुरू करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एटॉमिक वेट 60 है, तो आप लिखेंगे 60 × 10⁻³ किलोग्राम कंटेन्स, एटॉमिक वेट में 60, मैंने ग्राम था, ये एटॉमिक वेट जो है ग्राम पर मोल होता है, यानी कि इतने ग्राम में इतने नंबर होंगे एटम के, तो मैंने इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया है। 60 × 10⁻³ किलोग्राम कंटेन्स इतने एटम, 6 × 10⁻23 एटम्स। ओके, इसके बाद में 1 किलोग्राम कंटेन्स 6 × 10⁻23 अपॉन में 60 × 10⁻³ बिल्कुल जो आप 6, 7, 8 में मेथड पढ़ते हैं उसके तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, ये 1 किलोग्राम के आगे हमें कितने किलोग्राम की चाहिए, 5000 किलोग्राम, तो 5 × 10⁻³ किलोग्राम कंटेन्स, उसमें कितने एटम्स हो जाएंगे। और ये एक चीज़ और देख लो आप, 1 किलोग्राम में अपॉन मीटर क्यूब और लगा दोगे तो बात यहीं खत्म हो जाएगी। यानी पर मीटर क्यूब में अवेलेबल जो 5000 किलोग्राम है वो कितना कंटेन करता है, ये सॉल्व होकर आपका आंसर आ जाएगा 5 × 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। आप कहेंगे मैंने इलेक्ट्रॉन्स का लिख दिया, वो इलेक्ट्रॉन्स इसलिए लिख दिया है, वैसे तो नंबर ऑफ एटम्स आएंगे लेकिन हर एटम 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, तो 5 × 10⁻28 एटम्स ही 5 × 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करेंगे पर मीटर क्यूब में। ये आपका आंसर यहाँ खत्म हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं करंट कितना होगा, तो आप क्या काम करें, सॉरी ड्रिफ्ट स्पीड कितनी होगी, तो आप लगाइए I = N × E × A × BD, और ड्रिफ्ट स्पीड BD = हो जाएगी I/N × E × A। इसमें करंट आपके पास में है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाली ली है कि पर मीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर ये दे रखा है। इन सारी वैल्यूज़ को रखने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई वायर है जिसकी लेंथ, एरिया और रेजिस्टेंस दे रखे हैं हम, और ये बोलते हैं कि उस वायर की लेंथ में अगर 20% का इंक्रीमेंट कर दें और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में 25% का डिक्रीमेंट कर दें तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ेगा या घटेगा, इसकी परसेंटेज हमें बतानी है। तो हमने मान लिया L0 ओरिजिनल लेंथ है, A0 ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर है, और R0 जो है वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है। इस तरीके से जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है वो ρL0/A0 हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि लेंथ में 20% और ऐड कर दो, तो ओरिजिनल लेंथ प्लस 20% इन इंक्रीमेंट, तो लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास में, ओरिजिनल न्यू लेंथ हो जाएगी 1.2 ऑफ ओरिजिनल लेंथ। इसी तरीके से आपके पास में एरिया कितना आ जाएगा, आपके पास में एरिया 0.75, आपके पास में न्यू लेंथ
और न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया। तो अब नया रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। न्यू रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा रो एल अपॉन ए। अब सारी वैल्यूज को अपना पुट कर दीजिए, इस जगह पुट कर दीजिए। आर इक्वल टू रो एल और ए की वैल्यू यहाँ से ले लीजिए 1.2 एल नॉट अपॉन में 0.75 ए नॉट। ये सॉल्व होकर यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1.6 रो एल नॉट ए नॉट, या फिर आर इक्वल टू आ जाएगा 1.6 ऑफ आर नॉट। ये तो हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि हमारा न्यू रेजिस्टेंस बढ़ गया है, पहले 1 था तो अब ये 1.6 आर नॉट हो गया। तो चेंज कितना आया, डेल्टा आर इक्वल टू आर माइनस आर नॉट। तो 1 की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर 1.6 आर नॉट माइनस आर नॉट। तो कुल मिलाकर आपके पास में आंसर आ जाएगा डेल्टा आर इक्वल टू 0.6 आर नॉट और 60% ऑफ आर नॉट, यानी 60% मोर हो जाता है रेजिस्टेंस ओरिजिनल रेजिस्टेंस का। तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल्स अच्छे लगे होंगे, इन्होंने काफ़ी हेल्प आपको पहुंचाई है और इन पर बेस्ड आप सेल्फ प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर आपको ये प्रोसेस कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन, सेल्स के कॉम्बिनेशन पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। थ्योरी पार्ट बहुत छोटा लेंगे, उसमें न्यूमेरिकल्स पोर्शन बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।